हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी। आज फाइनली एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैं क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए लेके आ चुकी हूँ। दैट वीडियो इज अबाउट द चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। इसके अंदर हम लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चंस जो है वो इस पर्टिकुलर चैप्टर के डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी जो यूनिट है उसके अंदर दो चैप्टर्स है। द फर्स्ट चैप्टर इज बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस एंड अनदर चैप्टर इज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। अब अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देख ली तो आई गारंटी यू कि आपको इससे बाहर बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप बायोटेक्नोलॉजी वाला ये वाला चैप्टर से अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन फिर आपसे पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम्स में, आप उस क्वेश्चन को बहुत इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट्स भी डाला था। ठीक है, कंटेंट बनाने में मुझे बहुत टाइम लगा है, क्वेश्चंस ढूंढने में, फिर उनको फाइनली एक डॉक्यूमेंट के अंदर अरेंज करने में। ये जो पीडीएफ है ना, आप जरूर डाउनलोड कर लेना। ठीक है, ये जो पीडीएफ है आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी के नाम से, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसको आप डाउनलोड करिए, इसको आप पढ़िए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां सब आप इंपॉर्टेंट पीडीएफ आपको वहीं मिलेंगे। एंड ये पीडीएफ आप कर लो, आई कैन गारंटी यू इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी के इस चैप्टर में से देखने को नहीं मिलेगा। बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले अगर बात की जाए 2025 के अंदर एक एमसीक्यू आया हुआ था। ये हमने 2025 का पेपर जब हमने डिस्कस किया था। ठीक है, जो हम लोग बेसिकली बोर्ड बस्टर सीरीज की बात करें। ठीक है, यूट्यूब चैनल पे बोर्ड बस्टर सीरीज भी अभी इस टाइम चल रही है, जिसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ईयर वाइज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये जो है चैप्टर वाइज है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने तब भी देखा था। ठीक है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट बाय यूजिंग डीएनए पॉलीमरेज में गो अप टू। सो इसका आंसर बहुत इजी है, इसका आंसर है 1 बिलियन टाइम्स। ठीक है, ये आप लोग इजीली इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, इसमें कुछ भी जो है वो बेसिकली ऐसे हार्डकोर नहीं था जिसको आपको सोचना पड़े। सो इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 1 बिलियन टाइम्स। ठीक है, एमसीक्यू के फॉर्म में आपसे पूछा हुआ था। ठीक है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था। यहाँ पे आपको मेंशन भी मिलेगा। ठीक है, कितने मार्क्स में पूछा हुआ था, कौन से ईयर में पूछा गया था। ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि अच्छा ये क्वेश्चन पूछा गया है। एंड कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे जो रिपीटेडली आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि यार ये तो मेरे को मिस नहीं करने हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। ठीक है, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी 2025 के अंदर पूछा गया था। फॉर दिस क्वेश्चन टू स्टेटमेंट्स आर गिवन, one labeled as assertion and the other labeled as reason. Answer these questions by selecting the appropriate option given below. ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी आपसे 1 मार्क्स में पूछा हुआ था, assertion रीजन टाइप था। जैसे हमने अभी जब हम लोग चैप्टर वाइज सॉरी ईयर वाइज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बोर्ड बस्टर सीरीज में, तो आप लोग को पता है कि 16 मार्क्स का जो आपका होता है वो सेक्शन ए होता है। ठीक है, 16 मार्क्स का आपका सेक्शन ए होता है, जिसके अंदर आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिल रहे होते हैं। अब ये दोनों ही क्वेश्चंस आपको वहां पे देखने मिलते हैं। ठीक है, अच्छा, ऑप्शन ए आप तब मार्क करेंगे व्हेन बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। ऑप्शन बी आप तब मार्क करेंगे व्हेन बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट जो रीजन है दैट डज नॉट करेक्टली एक्सप्लेन्स असर्शन। सी आप तब टिक करेंगे या सी आप तब मार्क करेंगे व्हेन असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। एंड डी आप तब मार्क करेंगे जब असर्शन जो है वो फॉल्स है, असर्शन गलत है बट रीजन इज। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। असर्शन में है, a bioreactor provides the optimal conditions for achieving the desired product by providing optimum growth condition। ठीक है, यानी बायोरिएक्टर के बारे में बोला हुआ है कि जो बायोरिएक्टर होता है वो क्या करता है, ऑप्टिमल कंडीशंस प्रोवाइड करता है ताकि डिजायर्ड प्रोडक्ट जो है वो हम लोग अचीव कर सके। ठीक है, और डिजायर्ड प्रोडक्ट हम लोग अचीव कर सके उसके लिए ऑप्टिमम कंडीशंस वो क्या करता है, बेसिकली प्रोवाइड करता है, ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशंस प्रोवाइड करता है। तो ये तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब रीजन देखते हैं। रीजन इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर्स आर ऑफ स्टीयरिंग टाइप। ठीक है, यानी कि जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं दोज आर स्टेरिंग टाइप बायोरिएक्टर्स। अब ये भी है तो करेक्ट, बट ये इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ये रीजन में आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक है, ये रीजन इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि यार ये बायोरिएक्टर जो है वो किस तरीके से उनको ऑप्टिमल कंडीशंस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, वहां पर बस एक टाइप ऑफ बायोरिएक्टर के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट
बट रीजन डज नॉट करेक्टली एक्सप्लेन्स असर्शन। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन ए जो है वो, सॉरी ऑप्शन बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप ऑप्शन बी लिखेंगे एंड उसके बाद में ऑप्शन बी में जो स्टेटमेंट दी हुई है वो आप वहां पर लिख देंगे। ठीक है, मैं दोबारा बोल रही हूँ, ये जो 26 पेज का पीडीएफ है, ठीक है, आप इसको डाउनलोड करिए या आप इसको अच्छे से करिए, इसके बाहर आपको क्वेश्चंस नहीं देखने मिलेंगे। ठीक है, तो इसको आप बहुत ध्यान से करो। अब नेक्स्ट है, डिस्क्राइब इन ब्रीफ एनी टू टेक्निक्स that can be utilized to transfer recombinant DNA into the host cells directly without using any vector। अब ये जो क्वेश्चन था ये 2 मार्क्स में पूछा हुआ है। ठीक है, यानी कि आपको कोई 2 टेक्निक्स के बारे में बताना है। ठीक है, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल के अंदर डायरेक्टली ट्रांसफर करने के लिए यूज हो सकती है। यानी कि डायरेक्टली का मतलब क्या है, वहां पर वेक्टर की जरूरत ना पड़े। ठीक है, वहां पर वेक्टर की जो है वो जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो इसके बारे में भी हमने पढ़ा था, वहां पे वो थोड़ा सा आई वुड से कम डिटेल में लिखा हुआ था, यहाँ और थोड़ा डिटेल में आपको आंसर्स लिखे हुए हैं, तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियोस। ठीक है, फर्स्ट कैन बी माइक्रो इंजेक्शन। ठीक है, माइक्रो इंजेक्शन में क्या किया जाता है, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है दैट इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल। ठीक है, वो डायरेक्टली क्या किया जाता है, बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको इंजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, एंड वहां पर क्या हो जाता है, किसी वेक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अच्छा, सेकंड क्या हो सकता है, बायोलिस्टिक्स, और इसको जीन गन भी बोला जाता है। ठीक है, जीन गन कॉमनली बोला जाता है। बायोलिस्टिक्स जो होता है वो नाम बच्चों को नहीं पता होता है, बट ये नाम आपको याद रखना है। अब यहाँ पर क्या किया जाता है, जो प्लांट सेल्स होते हैं ना, दे आर बॉम्बार्डेड विद हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड और टंगस्टन। ठीक है, क्या होता है बेसिकली, गोल्ड या टंगस्टन के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, ठीक है, उन पे डीएनए की कोटिंग होती है। ठीक है, एंड उनको बहुत हाई वेलोसिटी से, समझ पा रहे हो आप, इतनी हाई वेलोसिटी से क्या किया जाता है, क्या किया जाता है बेसिकली, वहां पर उनको बॉम्बार्ड किया जाता है, किसके ऊपर, प्लांट सेल्स के ऊपर। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली बायोलिस्टिक्स या जीन गन में होता है। अब हीट शॉक, अब देखो ये आपसे ना 2 मार्क्स में पूछा हुआ है, तो आपको बहुत डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। आप इनका नाम लिखिए, आप इनके बारे में लिखिए। ठीक है, एक लाइन। ठीक है, माइक्रो इंजेक्शन आपको क्या समझ में आ रहा है, ये इसका डेफिनेशन क्या होता है वो आप एक्सप्लेन कर देंगे, तो आपको वहां पर 1 मार्क्स मिल जाएंगे। एक टेक्निक आप जैसे लिख देंगे, अगर आप दोनों टेक्निक के बस नाम लिखोगे तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। अगर आप दोनों को एक्सप्लेन नहीं करोगे तो आपको सिर्फ 1 मार्क्स मिलेगा। अगर आपने दोनों के नाम लिखे, दोनों को एक्सप्लेन किया, तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, यानी कि 0.5 मार्क्स एक नाम लिखने के और 0.5 मार्क्स एक एक्सप्लेनेशन के। ठीक है, चलो, अब थर्ड आपको यहाँ पर बताया हुआ है हीट शॉक के बारे में। ठीक है, यानी कि आप एक और अगर आपको पता है, ठीक है, तो क्या हो सकता है, हीट शॉक के अंदर क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैन देन बी फोर्स्ड इनटू सच सेल्स by incubating the cells with recombinant DNA on ice, which is followed by placing them briefly at 42 डिग्री सेल्सियस, इसी को हीट शॉक बोला जाता है, एंड देन पुटिंग देम बैक ऑन आइस। क्या होता है बेसिकली, अब जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा, क्या किया जाएगा बेसिकली, ऐसे सेल्स जो होंगे, ठीक है, वहां पर क्या किया जाएगा, उन सेल्स को इंक्यूबेट किया जाएगा। ठीक है, क्या किया जाएगा बेसिकली, इंक्यूबेट किया जाएगा, किसके साथ में, विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ में उनको इंक्यूबेट किया जाएगा। ठीक है, कहां पर किया जाएगा, आइस के ऊपर। आइस के ऊपर इंक्यूबेट करने के बाद में उनको 42 डिग्री सेल्सियस के ऊपर प्लेस किया जाएगा। ठीक है, यानी कि कोल्ड एंड फिर सडनली एक्सट्रीम हॉट। ठीक है, उसी को हीट शॉक बोलते हैं। ठीक है, ठंडे से एकदम से वो गर्म पे जाएंगे। ठीक है, एंड देन पुटिंग देम बैक ऑन आइस। ठीक है, उसके बाद में दोबारा से उनको आइस के ऊपर वापस से वो क्या कर देते हैं, वहां पर रख देते हैं। ठीक है, वहां पर प्लेस कर देते हैं। तो ये क्या होता है बेसिकली, हीट शॉक के अंदर ये हो रहा होता है। ठीक है, यानी कि ये जो है बेसिकली यहाँ पर वेक्टर की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर किसी भी तरीके का वेक्टर यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, सब काम जो है डायरेक्टली हो रहा है। ठीक है, ओके, सो ये हुई बात इस क्वेश्चन की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट ए, राइट द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस फॉर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ डीएनए सेगमेंट। अब आपको यहाँ पर एक डीएनए सीक्वेंस दी हुई है। ठीक है, आपको इसका पैलिंड्रोम लिखना है। ठीक है, तो इसका पैलिंड्रोम क्या हो जाएगा, 3' 2 5' हो जाएगा। ठीक है, एंड इधर क्या हो जाएगा, CTTAAG। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, पैलिंड्रोम हो जाएगा। ठीक है, अब ये 3 मार्क्स में आपसे सिर्फ सीक्वेंस नहीं पूछा हुआ, इसके बाकी भी पार्ट्स है। ठीक है, इतना आप जैसे ही लिख दोगे आपको वहां पर 1 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर है, CTTAAG, 3' to 5' डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अब नेम द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दैट रिकॉग्नाइजेस दिस सीक्वेंस। इसके बारे में हम इतनी बार पढ़ चुके हैं, जिसका कोई लिमिट ही नहीं है। ठीक है, उसका आंसर क्या है, इको R1।
ठीक है, इसका आंसर क्या है, इको R1। अब आपसे पूछा हुआ हाउ आर स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस, मेंशन देयर रोल। ठीक है, यानी कि स्टिकी एंड्स किस तरीके से प्रोड्यूस होते हैं एंड उनका क्या रोल है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, बट मैं आपको एक बार और बता देती हूँ। देखो अब क्या होता है, जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है, ठीक है, यहाँ पर कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, इको R1, वो क्या करता है बेसिकली, सेम टू बेसिस के बीच में ही डीएनए स्ट्रैंड्स को कट करेगा। ठीक है, यानी कि 3' to 5' में भी एंड 5' to 3' में भी। ठीक है, मेरे को पहले 5' to 3' लिखना चाहिए। ठीक है, तो दोनों में वो क्या करता है, सेम बेसिस के बीच में, ठीक है, कट्स बिटवीन सेम टू बेसिस। ठीक है, यानी कि अगर ऊपर ए और टी के बीच में कट है, ठीक है, मैं एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है, अगर ऊपर ए और टी के बीच में कट है तो नीचे भी वो ए और टी के बीच में ही क्या करेगा, कट लगाएगा। ठीक है, ठीक है, ऑन द ऑपोजिट स्ट्रैंड्स। ठीक है, एक क्या होता है 5' to 3', ऑपोजिट क्या होता है 3' to 5'। ठीक है, अब उसके बाद में क्या होता है, दिस लीव्स सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन और ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस एट द टू एंड्स। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, दोनों एंड्स के ऊपर सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन या ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेस जो है वो बन जाता है, उन्हीं को स्टिकी एंड्स बोला जाता है। ठीक है, अब ये डायग्राम आप देखो। ठीक है, एंड आपको अच्छा स्टिकी एंड्स का रोल भी बताना है, पहले आप ये देखो कि किस तरीके से स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस होगा, फिर मैं आपको उसका रोल बताऊंगी। ठीक है, अब ये डायग्राम आप ध्यान से देखो। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये वेक्टर डीएनए है, दिस इज द फॉरेन डीएनए। ठीक है, दोनों स्ट्रैंड्स दिखाए हुए हैं, एंजाइम कट्स बोथ डीएनए स्ट्रैंड्स एट द सेम साइड। ठीक है, यानी कि दोनों डीएनए स्ट्रैंड जो है वो सेम साइड पे कट होंगे। वेक्टर डीएनए में आप देखो, जो इको R1 होता है, ठीक है, अब ये बहुत मोटा लिखा जा रहा है, मैं इसको बाद में लिखती हूँ। ठीक है, क्या होता है, जो इको R1 होता है वो कौन सी सीक्वेंस में, GAA-TTC के अंदर G और A के बीच में ही कट लगाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, G एंड A के बीच में उसने कट लगाया, ऑपोजिट सीक्वेंस में भी उसने G और A के बीच में कट लगाया, फॉरेन डीएनए सीक्वेंस में भी उसने सेम प्लेस पे कट लगाया। ठीक है, इको R1 कट्स द डीएनए बिटवीन बेसेस G एंड A ओनली व्हेन सीक्वेंस GAA-TTC इज प्रेजेंट। ठीक है, ये मैं आपको बताना था, जब भी ये सीक्वेंस प्रेजेंट होगी डीएनए के अंदर, कौन सी, GAA-TTC, जब भी ये सीक्वेंस डीएनए के अंदर प्रेजेंट होगी तो इको R1 हमेशा G और A के बीच में ही कट लगाएगा। ठीक है, उस पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस के अंदर। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पर कट लगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो कट लग गया, तो वहां पर क्या हो जाएगा, GCTTA, ये हो जाएगा। ठीक है, एंड और अलग क्या हो जाएगा बेसिकली, AATTC। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरीके से क्या हो जाते हैं, बेसिकली ज्वाइन हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हो गए, तो क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम लाइगेज, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम लाइगेज वो जो फ्रैगमेंट्स होते हैं वो ज्वाइन हो जाते हैं। ठीक है, लाइगेज एंजाइम क्या करता है, उनको ज्वाइन करने का काम करता है। ठीक है, लाइगेज एंजाइम क्या करता है, उनको ज्वाइन करने का काम करता है। ठीक है, अब स्टिकी एंड्स का रोल क्या होता है, जस्ट अ मिनट, आई गेस देयर इज सम प्रॉब्लम, जस्ट अ मिनट। चलो, क्या आई होप अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, हाँ, तो स्टिकी एंड्स का रोल क्या होता है बेसिकली, अब इसको आप देखना ध्यान से। स्टिकी एंड्स क्या करते हैं, दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद देयर कॉम्प्लीमेंट्री कट काउंटर पार्ट। ठीक है, यानी कि वो क्या करते हैं, जो उनका कॉम्प्लीमेंट्री कट काउंटर पार्ट था उसके साथ में वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, उसके साथ में वो क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म करेंगे, एंड क्या करते हैं, दे हेल्प इन जॉइनिंग ऑफ वेक्टर डीएनए एंड फॉरेन डीएनए ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को ना शॉर्ट फॉर्म में RDT भी बोला जाता है। ठीक है, हमारे पास मास्टर्स के अंदर ये कंप्लीट सब्जेक्ट था। ठीक है, तो क्या होता है बेसिकली, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर वो वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए को आपस में ज्वाइन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, स्टिकीनेस ऑफ एंड्स फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ एंजाइम डीएनए लाइगेज। अब अगर वहां पर स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस नहीं होंगे, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा बेसिकली, लाइगेज एंजाइम एक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, लाइगेज एंजाइम एक्ट नहीं कर पाएगा, एंड जो ज्वाइनिंग है वो वहां पर नहीं हो पाएगी। किसकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी, ऑफ वेक्टर डीएनए एंड फॉरेन डीएनए। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
Explain the basis on which gel electrophoresis technique works. Write any two ways the products obtained through this technique can be utilized. ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी आपसे 3 मार्क्स में पूछा हुआ है। अब ये हमने ना 2025 में क्वेश्चन देखे, कितने मार्क्स के हो गए? 3, 3 6, 6 + 2 8 एंड 2 10, 10 मार्क्स हो गए। आप समझ पा रहे हो? अभी आई गेस हमने 10 या 15 मिनट की वीडियो कवर की है एंड इसमें आपके 10 मार्क्स पक्के हो जा रहे हैं। आप समझ पा रहे हो? तो कितना आप लाइक कितना ज्यादा आप इस पर्टिकुलर एक वीडियो से, ठीक है, 2 पार्ट्स अगर इसके आएंगे, अभी देखते हैं, तो उससे आप कितना फायदा ले सकते हो। ठीक है, तो वो आप चीज देखो। ठीक है, चलो अब नेगेटिवली चार्ज डीएनए मॉलिक्यूल्स, अब आपको बताना है कि जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक है किस तरीके से वर्क करती है एंड जो प्रोडक्ट्स हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू ऑब्टेन करते हैं उनको किस तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है, यानी कि उनका क्या एप्लीकेशन है। ठीक है, अब जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जो डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, डीएनए क्या होता है? इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल। ठीक है, तो क्या होता है बेसिकली, जो नेगेटिव चार्ज डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जब इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी तो वो नेगेटिव से, नेगेटिव क्योंकि है तो वो पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, पॉजिटिव क्या होता है बेसिकली, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कौन सा होता है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज एनोड और नेगेटिव जो होता है दैट इज कैथोड। ठीक है, तो जो नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं क्या करेंगे? दे मूव टुवर्ड्स द एनोड। एनोड क्या होता है? इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या करेंगे बेसिकली? मूव करेंगे थ्रू अ मीडियम और मैट्रिक्स। ठीक है, डीएनए सेगमेंट्स जो होते हैं, ठीक है, जो डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं, क्या करते हैं? दे सेपरेट अकॉर्डिंग टू देयर साइज थ्रू सीविंग इफेक्ट। ठीक है, थ्रू सीविंग इफेक्ट्स वो क्या होते हैं बेसिकली? सेपरेट हो जाते हैं किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू देयर साइज। ठीक है, अब क्या होता है, जो स्मॉल साइज डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो स्मॉल साइज फ्रेगमेंट्स होते हैं वो क्या करेंगे? फास्टर मूव करेंगे एंड जो लार्ज साइज डीएनए मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या करते हैं? स्लोली मूव करेंगे। ठीक है, वो क्या करेंगे? स्लोली मूव करेंगे। अब जो प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होंगे बेसिकली, ठीक है, वो कहां पर यूज होते हैं? जो रिजल्टेंट डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं, दे कैन बी यूज्ड फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आरडीटी के अंदर यूज हो सकते हैं टू प्रोड्यूस रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूज हो सकते हैं एंड इन पीसीआर। ठीक है, पीसीआर क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, इसके अंदर भी ये क्या हो सकते हैं बेसिकली? यूटिलाइज हो सकते हैं। ठीक है, चलो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। ये हमने अभी 2025 के क्वेश्चंस डिस्कस किए। अब हम लोग चलते हैं 2024 के क्वेश्चंस के ऊपर। पहले मैंने इसके अंदर ना जो क्वेश्चंस डाले थे वो डाले थे 2014 से 26 तक के। ठीक है, बट फिर मैंने सोचा कि यार इतने क्वेश्चंस तो डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर सीबीएसई क्वेश्चन रिपीट करेगा भी ना, उसको करने होंगे लास्ट 10 ईयर्स में से कर लेगा एंड लास्ट 10 ईयर्स के ही हमारे पास में इतने सारे क्वेश्चंस हैं। तो फिर ये जो आपको वीडियोस देखने मिलेंगी इसमें आपको आई गेस 27 से लेके 2017 से लेके 26 तक के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, बट ये भी बहुत सारे क्वेश्चन आई गेस मोर देन 75 क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे इस पर्टिकुलर पीडीएफ में। ठीक है, और बहुत इजी है एंड मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं, 2024 को देखते हैं। अब कलर चेंज कर लेती हूँ, पिंक ले लेते हैं। लैक्टोबैसिलस दैट सेट्स मिल्क इनटू कर्ड इज कैटेगराइज्ड एज, अब ये तो कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन है साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया एंड हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया। इसका आंसर सबको पता है, इसका आंसर है हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया। जब हमने 2024 का पेपर डिस्कस किया था तब भी इसको किया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया। अब नेक्स्ट जो है वो केस बेस्ड क्वेश्चन है। केस बेस्ड क्वेश्चन का मतलब क्या होगा? 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? दिस इज ऑफ 4 मार्क्स। ठीक है, दिस इज ऑफ 4 मार्क्स। चलो देखते हैं। Each question has 3 sub question with internal choice in 1 sub question। ठीक है, यानी कि जो केस बेस्ड क्वेश्चन है उसके लिए आपको ये इंस्ट्रक्शन दियो, आपने ये नहीं समझना बहुत सारे हैं। केस बेस्ड क्वेश्चन में 3 सब क्वेश्चन है, यानी कि अगर ये सेकंड है तो उसके अंदर ए, बी और सी देखने मिलेगा एंड इन तीनों में से ए बी सी में से एक के अंदर इंटरनल चॉइस होगी। ठीक है, ये इसका मतलब है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो, स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो दैट शोज द स्टेप्स इन्वॉल्वड इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, नीचे आपको एक डायग्राम दिखाया हुआ है जिसमें आपको प्रोसेस बताया हुआ है, ठीक है, स्टेप्स बताए हुए हैं विच आर इन्वॉल्वड इन सिलेक्टिंग ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया। ठीक है,
अब आपको कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है, ठीक है। अब ये भी हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर फिगर 1, 2, 3 एंड 4 देखने मिल रही है, ठीक है। अब फर्स्ट के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है, ठीक है, ये प्लाज्मिड है। अब इसके अंदर क्या हुआ, बेसिकली सेकंड फिगर के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है, प्लाज्मिड तो है, यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी प्रेजेंट है, ठीक है। थर्ड फिगर के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर प्लेट एम है, ठीक है, जिसके अंदर आपको वो कॉलोनीज दिखाई हैं विच आर डिराइव फ्रॉम सिंगल बैक्टीरिया ग्रोइंग ऑन अगार, ठीक है। वो बैक्टीरिया जो अगार पे ग्रो कर रहा है उनसे जो कॉलोनीज डिराइव हुई वो आपको दिखाई हुई है। अब जब इनका रेप्लिका प्लेटिंग किया तो वहां पर प्लेट एन के अंदर क्या देखने को मिल रहा है, अगार विद टेट्रासाइक्लिन एंड एम्पीसिलिन, ठीक है। यहाँ पर जो अगार है दैट इज विद टेट्रासाइक्लिन एंड एम्पीसिलिन, ठीक है। चलो अब एक बार ना हम क्वेश्चंस देखते हैं फिर उनको आंसर करते हैं, ठीक है। अगर आपने वो वीडियोस देखी हैं तो आप इस क्वेश्चन को चाहे तो स्किप भी कर सकते हो, अगर आपने नहीं देखी है तो आप अभी कवर कर लो। अब सबसे पहले आपको बताना है आइडेंटिफाई द कॉलोनी दैट हैज गॉट ट्रांसफॉर्म एंड जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि कौन सी कॉलोनी जो है वो ट्रांसफॉर्म हुई है एंड आपको अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। तो यहाँ से हमको सीधा सीधा पता चल रहा है कि जो कॉलोनी 4 है, ठीक है, जो कॉलोनी 4 है दैट हैज गॉट ट्रांसफॉर्म, ठीक है, वो क्या हो गई है, बेसिकली ट्रांसफॉर्म हो गई है। अब उसका जस्टिफिकेशन क्या होगा, एज दे विल नॉट शो रेजिस्टेंस टूवर्ड्स टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। अब वो टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट, ठीक है, या टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंस वहां पर नहीं शो कर रहे होंगे। यहाँ पर जो अगार था वो क्या था, विद टेट्रासाइक्लिन एंड एम्पीसिलिन, ठीक है। तो वो रेजिस्टेंस नहीं शो कर रही होगी इसलिए तो ट्रांसफॉर्म हो गई ना। अगर रेजिस्टेंस शो कर रही होती तो वो ट्रांसफॉर्म नहीं होती, वहां पर हमको ये वाली कॉलोनी भी ऑब्टेन हो जाती। बट क्योंकि वो कॉलोनी ऑब्टेन नहीं हुई है दैट मीन्स वहां पर वो जो कॉलोनी है वो क्या हो गई है, ट्रांसफॉर्म हो गई है, ठीक है। वो जो कॉलोनी है वो क्या हो गई है, ट्रांसफॉर्म हो गई है, ठीक है। ये इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा हुआ व्हाट आर द साइट्स इन अ प्लाज्मिड कॉल्ड वेयर एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन आर इंसर्टेड, स्टेट देयर रोल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब ये क्वेश्चन उन्होंने जो आपसे पूछा हुआ है ये आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन था, तो इसके लिए सब बच्चों को वहां पर 2 मार्क्स मिल गए थे, ठीक है, ये बोनस मार्क्स थे, ठीक है। चल अब सी पार्ट इज नेम टू एंजाइम्स प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। कितना इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो सकता है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है, डीएनए लाइगेज एंड टैग डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। इनमें से आप 2 एंजाइम्स के नाम लिख देंगे, आपको वहां पर 1 मार्क्स मिल जाएगा। 1 मार्क्स का ऊपर वाला क्वेश्चन था, 2 मार्क्स आपको बोनस मिल रहे थे और 1 मार्क्स का ये था। अब ऑप्शन में आपसे पूछा हुआ है सिलेक्ट द स्टेट द रोल ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज इन इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्या करता है, बेसिकली इंसर्शनल इनएक्टिवेशन जब हो जाता है किसका, ऑफ जीन दैट एनकोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, तो वहां पर क्या होता है, कलरलेस बैक्टीरियल कॉलोनीज फॉर्म होती है, ठीक है। जो कलर्ड कॉलोनीज होती है ना, ठीक है, जो कलर्ड कॉलोनीज होती है दे आर नॉन रिकॉम्बिनेंट। वो क्या होती है, वो नॉन रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज होती है। बट जो कलरलेस कॉलोनीज होती हैं दोज आर रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज, एंड ये कब प्रोड्यूस होती है, जो रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज है कब प्रोड्यूस होती हैं, जब इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाता है किसका, फॉर द जीन दैट एनकोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है, बेसिकली इंसर्शनल इनएक्टिवेशन करवा देता है जीन का, एंड उसकी वजह से वहां पर कलरलेस बैक्टीरियल कॉलोनीज जो है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। सो ये हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। अब हम लोग चलते हैं कुछ और सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो टॉपिक भी लिखा हुआ है एंड हम लोग टॉपिक वाइज अब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, इसका एमसीक्यू देखते हैं सबसे पहले। इन बायोटेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स मॉलिक्यूलर सीजर्स यूज्ड आर। अब मॉलिक्यूलर सीजर्स किसको बोला जाता है, मॉलिक्यूलर सीजर्स बोला जाता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को, ठीक है। बहुत सिंपल है, इसका आंसर बहुत सिंपल है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्यों बोला जाता है, एज दे क्लीव डीएनए एट और नियर स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस, जिनको रिस्ट्रिक्शन साइट भी बोला जाता है, ठीक है। ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं ये कहाँ पर एक्ट करते हैं, दे एक्ट एट रिस्ट्रिक्शन साइट्स, रिस्ट्रिक्शन साइट्स पे ही एक्ट करते हैं ना ये,
ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल हो जाएगा। अब ये यहाँ पर इन्होंने आपको छोटी सी एक्सप्लेनेशन भी दिखाई है, ठीक है, अगर आपको नहीं आता है तो अब एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द सेल दैट रिसीव्स अ रिकॉम्बिनेंट जीन कॉल्ड। ठीक है, यानी कि वो सेल जो रिकॉम्बिनेंट जीन रिसीव करता है उसको क्या बोला जाएगा, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड सेल और रिकॉम्बिनेंट सेल। अब ये क्वेश्चन ऑल इंडिया सीबीएसई 2019 के पेपर में पूछा हुआ था। ऊपर वाला जो क्वेश्चन था ये 2020 के अंदर पूछा हुआ था। ठीक है, अब देखो तब क्या होता था ना, क्वेश्चन जो होते थे वो 1 मार्क्स में इस तरीके से पूछे जाते थे, अभी एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, तब जो है वो इस तरीके से पूछे जाते थे। तो आप अब ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है ना आपसे इस तरीके से नहीं, अगर नहीं पूछा जाएगा तो एमसीक्यू के फॉर्म में तो आ सकता है। दैट इज वाई एवरी क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, चलो अब हो सकता है पैटर्न बदल जाए, आपसे ज्यादा मार्क्स में पूछ ले, कम मार्क्स में पूछ ले, पर पूछ सकते हैं। सीबीएसई ने अगर पहले पूछा है तो वो अभी भी पूछ सकता है। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे पहले एक एमसीक्यू देखने मिल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, गिवन बिलो इज द रिस्ट्रिक्शन साइट ऑफ अ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पीएसटी1 एंड द क्लीवेज साइट्स ऑन अ डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या दिखा हुआ है, एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है पीएसटी1। ठीक है, उसके रिस्ट्रिक्शन साइट दिखाई हुई है। यहाँ पर आपको क्या देखने मिल रहा है, 5 प्राइम बना लेती हूँ मैं, सी टी जी सी, सी टी जी सी एंड ए जी 3 प्राइम। ठीक है, अच्छा इसका पैलिंड्रोम क्या हो जाएगा, जी ए सी जी टी सी। ठीक है, ये हो जाएगा इसका पैलिंड्रोम हो जाएगा। यहाँ से ना पैलिंड्रोम बनाने की प्रैक्टिस भी करो। अभी कहाँ पर कट कर रहा है, जी और ए के बीच में कट कर रहा है, जी और ए के बीच में कट कर रहा है, ये आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है। अब चूज द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट रिजल्टेंट फ्रैगमेंट्स बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम पीएसटी1। कितना इजी क्वेश्चन है, 2023 के अंदर पूछा हुआ है। अब अगर आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर देखो तो यहाँ पर जब ये कट होगा तो क्या बन जाएगा, ये कुछ इस तरीके से प्रोड्यूस होगा, 5 प्राइम सी टी जी सी ए। यहाँ पर तो ये इतना ही हो जाएगा। अब इसको देखो आप, ये ऐसा कहाँ पर आपको देखने मिल रहा है, सी टी जी सी ए, ठीक है, और जी जो है वो सबसे लास्ट में हो जाएगा। ये यहाँ पर ही आपको देखने को मिल रहा है। तो आपने अगर फर्स्ट वाला ही रिकॉग्नाइज कर लिया, 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला ही, तो आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, अब अगर ऐसा आपको सेम में देखने मिल रहा होता तो आप 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला भी देखते, बट नहीं देखने मिल रहा तो आप करेक्ट वहां पर क्या कर सकते हो, डायरेक्टली ऑप्शन डी को टिक कर सकते हो। ठीक है, सो ये भी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, इंट्रोडक्शन ऑफ एन एलियन डीएनए इनटू अ प्लांट होस्ट सेल इज अचीव्ड बाय मेकिंग देम। ठीक है, यानी कि जो एलियन डीएनए होता है उसको प्लांट होस्ट सेल के अंदर क्या किया जाता है, इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, इंसर्ट करवाया जाता है। किस तरीके से करवाया जाता है, आपको कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट इज कॉम्पिटेंट विद बाइवेलेंट आयंस। जैसे ही आप इस ऑप्शन को देखते हो ना, अब मुझे पता है तो मैं एकदम से इसको टिक कर सकती हूँ, बट सारे ऑप्शंस देखते हैं। यूजिंग माइक्रो इंजेक्शन, यूजिंग जीन गन, यूजिंग लाइसोजाइम्स एंड यूजिंग काइटिनेज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब एलियन डीएनए को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा तो सबसे पहले कॉम्पिटेंसी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले कॉम्पिटेंसी होना बहुत जरूरी है। जब वो कॉम्पिटेंट होगा तभी तो आप इंट्रोड्यूस करवाओगे। दीज आर मेथड्स, बट सबसे पहले सेल्स का, ठीक है, वो जो है, वो जो एलियन डीएनए है उसका कॉम्पिटेंट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, विद दैट प्लांट होस्ट सेल जिसके अंदर उसको इंसर्ट कराना है। ठीक है, तभी हम लोग बाकी के प्रोसीजर्स कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था 2020 के अंदर, वेरी शॉर्ट आंसर, 1 मार्क्स में। आंसर है डीएनए इज अ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल। डीएनए क्या होता है, इट इज अ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल। इट कैनॉट पास थ्रू मेम्ब्रेन्स, सो सेल मस्ट बी मेड कैपेबल टू टेक अप डीएनए। ठीक है, अब जो डीएनए होता है ना वो मेम्ब्रेन्स के थ्रू पास नहीं कर सकता, इट इज हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल। तो उसको क्या करवाना पड़ता है, जो सेल्स होते हैं ना उनको कैपेबल बनाना पड़ता है टू टेक अप डीएनए। अभी किस तरीके से किया जाता है, दिस इज डन बाय ट्रीटिंग देम विद अ स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ डाइवेलेंट केटायन सच एज कैल्शियम, which increases the efficiency with which DNA enters the bacterium through pores in its cell. ठीक है, यानी कि क्या किया जाता है, बेसिकली एक डाइवेलेंट केटायन की एक अप्रोप्रिएट कंसंट्रेशन, स्पेसिफिक कंसंट्रेशन को क्या किया जाता है, बेसिकली उसके अंदर उसको ट्रीट किया जाएगा, जिसकी वजह से वहां पर उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से वहां पर क्या हो जाएगा, उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, किसकी एफिशिएंसी,
थ्रू विच डीएनए एंटर्स द बैक्टीरियम थ्रू पोर्स इन इट्स सेल। ठीक है, तो ये जो है वो बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा। वहां पर आप 1 मार्क्स पूछा हुआ है, इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बट दिस इज एन एक्सप्लेनेशन कि किस तरीके से वहां पर उनको कॉम्पिटेंट बनाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। A host cell must be made competent before it is able to receive an rDNA। ठीक है, और यहाँ पर एन भी वैसे ठीक है, उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, अब आपको इसको जस्टिफाई करना है। ये 1 मार्क्स में पूछा हुआ था, यानी 3 मार्क्स में से 1 मार्क का ये क्वेश्चन था। टर्म 2 के अंदर पूछा हुआ था, 21-22 के अंदर, यानी कि जब टर्म वाइज बोर्ड एग्जाम्स हो रहे थे। ठीक है, चलो देखें, अब इसका आंसर यही वाला हो जाएगा। ठीक है, दिस इज डन बाय ट्रीटिंग देम विद अ स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ अ डाइवेलेंट केटाइन सच एज कैल्शियम फॉलोड बाय हीट शॉक ट्रीटमेंट। अब इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि मैं ऑलरेडी ऊपर एक्सप्लेन कर चुकी। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। मेंशन द टाइप ऑफ होस्ट सेल सुटेबल फॉर द जीन गन टू इंट्रोड्यूस एन एलियन डीएनए। ठीक है, अब कौन से ऐसे होस्ट सेल्स होंगे विच आर सुटेबल फॉर जीन गन टू इंट्रोड्यूस एन एलियन डीएनए। ये क्वेश्चन वैसे 2014 के अंदर पूछा हुआ था, तो मैं इसको यहाँ पर रहने देती हूँ। ठीक है, इसको भी हम लोग स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अगर आपको इसको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, बट इतना पुराना क्वेश्चन है तो हम लोग इसको स्किप कर रहे हैं। नेक्स्ट इज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन इज अ मेथड टू डिटेक्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। एक्सप्लेन द मेथड, यानी कि अब आपको इंसर्शनल इनएक्टिवेशन को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अभी हमने ऊपर पढ़ा इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज, तो अब है क्या वो, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्या होता है? इट रेफर्स टू द प्रोसेस where insertion of recombinant DNA within the coding sequence of an enzyme causes its inactivation। Insertional inactivation यानी कि जब इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए किया जा रहा है विद इन द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एन एंजाइम। ठीक है, कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एंजाइम के अंदर जब इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए किया जा रहा है एंड उसकी वजह से वहां पर इनएक्टिवेशन हो रहा है। ठीक है, यानी इंसर्शन की वजह से, किसके इंसर्शन की वजह से? रिकॉम्बिनेंट डीएनए के इंसर्शन की वजह से जब इनएक्टिवेशन हो जा रहा है उसको हम लोग इंसर्शनल इनएक्टिवेशन बोलते हैं। द नॉन रिकॉम्बिनेंट्स हैविंग इंटैक्ट फंक्शनल जीन। ठीक है, वो नॉन रिकॉम्बिनेंट्स जहां पर इंटैक्ट फंक्शनल जीन होता है। ठीक है, एग्जाम्पल बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वो क्या करते हैं? दे प्रोड्यूस ब्लू कलर विद क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। ठीक है, वो क्या करते हैं? जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज जहां पर इंटैक्ट फंक्शनल जीन होगा वहां पर क्या होता है? ब्लू कलर कॉलोनीज प्रोड्यूस होती हैं विद क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। बट जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए वहां पर इंसर्ट होगा तो वहां पर क्या हो जाते हैं? जो रिकॉम्बिनेंट्स होते हैं वो कोई कलर प्रोड्यूस नहीं करेंगे। ठीक है, that means recombinants can be easily differentiated from non-recombinants due to insertional inactivation। मैंने ऊपर बताया वहां पर कलरलेस कॉलोनीज फॉर्म होती है। ठीक है, किसकी वजह से? ड्यू टू इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ठीक है, उसकी वजह से वहां पर क्या होती है? कलरलेस कॉलोनीज प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था 2023 के अंदर। ठीक है, चलो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। चलो देखते हैं इसको। चलो क्वेश्चन 8 देखते हैं। क्वेश्चन इज हाउ डज इको आर1 स्पेसिफिकली एक्ट ऑन डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, यानी कि बेसिकली इको आर1 जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है उसकी स्पेसिफिसिटी के बारे में आपसे पूछा हुआ है। क्वेश्चन पूछा हुआ था 2020 के अंदर। ठीक है, यानी कि जब कोविड-19 चल रहा था। चलो देखते हैं। अब इको आर1 क्या होता है? इट इज अ टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है, क्या होता है? टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है which recognize the base sequence at palindromic sites in DNA duplex and cuts its strand। ठीक है, यानी कि ये क्या करता है? एक पर्टिकुलर बेस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, क्या करता है? बेसिकली एक पर्टिकुलर बेस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेगा एंड वहां पर वो डीएनए के स्ट्रैंड को कट करेगा। इट रिकॉग्नाइज द बेस सीक्वेंस GAATTC इन डीएनए ड्यूप्लेक्स एंड कट इट स्ट्रैंड बिटवीन G एंड A एज शोन बिलो। ठीक है, अब ये आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है। ठीक है, ये हम लोग ऑलरेडी कितनी बार बात कर चुके हैं एंड इस वीडियो के अंदर भी ऊपर बात कर चुके हैं। ठीक है, तो ये आप लोग जैसे इसको यहाँ पर बना दोगे, आप इस इतना एक्सप्लेन कर दोगे, वहां पर आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपसे बेसिकली उसकी स्पेसिफिसिटी पूछी हुई है एंड स्पेसिफिसिटी में आप इतना ही बताएंगे तो आपको वहां पर मार्क्स मिल जाएंगे।
ठीक है, सीबीएसई के अंदर ऐसा नहीं आपको कहानियां लिख के आनी है, आपसे जितना पूछा हुआ उतना लिख के आइए, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली मैं इसको दोबारा, चलो ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक बना के दिखा देती हूँ। क्या होता है बेसिकली, GAA TTC3 प्राइम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है बेसिकली, जी एंड ए के बीच में कट लगाएगा वो, ठीक है, एंड इधर क्या हो जाएगा, CTTAAG। ठीक है, इधर भी जी और ए के बीच में कट लगाएगा, एंड वहां पर फिर स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, वहां पर क्या हो जाता है, जो प्रोडक्ट होता है वहां पर स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, फॉरेन डीएनए में भी, वेक्टर डीएनए में फिर वो लाइगेज की हेल्प से वेक्टर और फॉरेन डीएनए ज्वाइन हो जाता है। वो यहाँ पे पूछा नहीं हुआ तो आप बनाएंगे भी नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। राइट द बेसिस ऑफ नेमिंग द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इको R1। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि बेसिकली आपको बेसिस ऑफ नेमिंग बताना है। ठीक है, टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स दे आर, मैंने ऊपर बताया जो इको R1 है, इट इज अ टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, दे आर नेम्ड फॉर द बैक्टीरियम फ्रॉम विच दे हैव बीन आइसोलेटेड। ठीक है, यानी कि ये क्या किया जाता है, उस बैक्टीरियम को लेके नेम किए जाते हैं जिनसे इनको आइसोलेट किया हुआ है। ठीक है, जो फर्स्ट लेटर होता है, ठीक है, ई यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑफ बैक्टीरियम्स जीनस। ठीक है, यानी कि एस्चेरिशिया, स्पेलिंग यस इट इज ओके, कोलाई। ठीक है, अच्छा, इको R1 जो होता है, ठीक है, इसको क्या किया जाता है, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरियम एस्चेरिशिया कोलाई RY13। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो ई आया, ये कहाँ से आया, जो बैक्टीरियम का जीनस है एस्चेरिशिया, वहां से आया। जो नेक्स्ट टू लेटर्स होते हैं, ये जो है वो स्पीशीज को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट टू लेटर होते हैं वो क्या करते हैं, स्पीशीज को रिप्रेजेंट करते हैं। जो आर होता है वो कहाँ से आता है, RY13 स्ट्रेन से आता है, यानी कि कौन से स्ट्रेन से ऑब्टेन किया गया वो वहां से आएगा, इको आर। एंड जो नंबर 1 है, ठीक है, ये जो नंबर होता है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑर्डर। ठीक है, यानी कि ये जो बैक्टीरियम है इकोलाई RY13, हो सकता है ना इससे और भी एंजाइम्स आइसोलेट हुए हो, बट ये जो था ये फर्स्ट एंजाइम था जो इससे आइसोलेट हुआ, इसलिए इसका नाम इको R1 रखा जाता है। ठीक है, इसलिए इसको इको R1 बोला जाता है। ठीक है, बेसिकली ऑर्डर को, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, चलो ये भी सिंपल क्वेश्चन था बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज, ऑल क्लोनिंग वेक्टर्स डू हैव अ सिलेक्टेबल मार्कर, डिस्क्राइब इट्स रोल इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। यानी कि जो क्लोनिंग मार्कर्स होते हैं उनके पास में सिलेक्टेबल मार्कर होता है, उसका क्या रोल है आरडीटी के अंदर, आपको वो एक्सप्लेन करना है। अब इसको ध्यान से समझो, ये ऊपर नहीं हमने डिस्कस किया, अब इसको देखते हैं। Selectable markers are the gene sequence present in cloning vector that help in selecting those cells which contain vectors and eliminating the non-transformants। ठीक है, वेक्टर्स को क्या बोला जाता है, ट्रांसफॉर्मेंट्स भी बोला जाता है। क्या होता है, जो सिलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं ना, ये वो जीन सीक्वेंसेस होते हैं जो क्लोनिंग वेक्टर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये वो जीन सीक्वेंसेस होते हैं जो क्लोनिंग वेक्टर में प्रेजेंट होते हैं, एंड ये क्या करते हैं बेसिकली, ये उन होस्ट सेल्स को क्या करते हैं बेसिकली, सिलेक्ट करने में हेल्प करते हैं जिनके पास में वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, यानी कि ये ट्रांसफॉर्मेंट्स को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से डिफरेंशिएट करने में हेल्प करते हैं। नाम क्या है, सिलेक्टेबल मार्कर। यानी कि ये क्या कर रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट्स को नॉन रिकॉम्बिनेंट्स डीएनए में से सिलेक्ट करने में हेल्प कर रहे हैं, उनमें से उनको सेपरेट करने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, generally the genes encoding resistance to antibiotics such as tetracycline, ampicillin, kanamycin or chloramphenicol are useful selectable markers for E. coli। ठीक है, now this is very important। ये जो particular genes होते हैं, ठीक है, which encode resistance to such antibiotics, वो क्या होते हैं, they are useful selectable markers for E. coli। प्लाज्मिड PBR322, उसके पास में दो रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट होते हैं, एक होता है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन एंड एक होता है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, विच आर कंसीडर्ड यूजफुल फॉर सिलेक्टेबल मार्कर्स। ठीक है, चलो आई होप यहां तक आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम इज कंसीडर्ड अ बेटर सिलेक्टेबल मार्कर, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन दिल्ली बोर्ड में पूछा हुआ था 2019 के अंदर। बोला हुआ है कि जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है उसको एक बेटर सिलेक्टेबल मार्कर कंसीडर किया जाता है, ऐसा क्यों। ठीक है, अगर किया जाता तो आप इसको जस्टिफाई करो। ठीक है, अब the gene for the enzyme beta galactosidase is an alternative selectable marker। ठीक है, यानी कि ये क्या होता है, एक alternate selectable marker होता है। अब ऑल्टरनेटिव सिलेक्टेबल मार्कर्स जो होते हैं ना, ये क्यों
डेवलप किए जाते हैं, दे आर डेवलप्ड टू डिफरेंशिएट रिकॉम्बिनेंट्स एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट्स on the basis of their ability to produce color in the presence of a chromogenic substrate या substance। ठीक है, यानी कि जब एक colored substance present होगा तो उनकी प्रेजेंस में ये किस तरीके से रिकॉम्बिनेंट्स और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स को डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, इन्हीं के लिए ऑल्टरनेटिव सिलेक्टेबल मार्कर्स को क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है। अब क्या होता है, नाउ अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इट इज इंसर्टेड इन द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एन एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है, यानी कि एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज की कोडिंग सीक्वेंस में इंसर्ट किया जाएगा। अब जब इंसर्ट वहां पर प्रेजेंट होगा तो वहां पर इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाएगा किसका, बीटा गैलेक्टोसाइडेज का। तो कॉलोनीज जो प्रोड्यूस होंगी वो पहले कलर्ड कॉलोनीज प्रोड्यूस हो रही थी। कौन सी कॉलोनीज, ब्लू कलर्ड कॉलोनीज जो है वो प्रोड्यूस हो रही थी। अब जो कॉलोनीज होंगी वो ब्लू कलर ना प्रोड्यूस होके कलरलेस कॉलोनीज प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, तो उनको क्या बोला जाता है, उनको रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज बोला जाता है। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्म हो गई है। ठीक है, हेंस बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम इज कंसीडर्ड अ बेटर सिलेक्टेबल मार्कर। ठीक है, इसीलिए इसको बेसिकली एक बेटर सिलेक्टेबल मार्कर कंसीडर किया जाता है। ठीक है, बेसिकली आपको यहाँ पर इंसर्शनल इनएक्टिवेशन में इसका क्या रोल है, किस तरीके से वर्क करता है, वो आपको एक्सप्लेन करना था। वहां पर आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, चल आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल दैट हेल्प्स इन सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, यानी कि कौन सा प्रिंसिपल है जो डीएनए फ्रेगमेंट्स को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में सेपरेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, इसको देखते हैं। 2019 के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ था। क्वेश्चन इज आफ्टर द कटिंग ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए आर फॉर्म। ठीक है, यानी कि जब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से डीएनए को कट कर लिया तो वहां पर डीएनए फ्रैगमेंट्स फॉर्म हो गए। अब एज जो होता है एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसकी हेल्प से सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट जो है वो किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर साइज और लेंथ। ठीक है, it is a technique of separation of molecules such as DNA, RNA or protein under the influence of electric field so that they migrate in the direction of electrode bearing the opposite charge। ठीक है, that means कि अगर नेगेटिव चार्ज डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं तो वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेंगे, ऑपोजिट चार्ज वाले इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, टूवर्ड्स लिखा भी हुआ देखो, पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स मूव टुवर्ड्स कैथोड। कैथोड क्या होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, एंड नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स दैट ट्रैवल टुवर्ड्स एनोड। एनोड क्या होता है, इट इज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड थ्रू अ मीडियम और मैट्रिक्स। मोस्ट कॉमनली यूज मैट्रिक्स कौन सा है, एगरोस। डीएनए फ्रैगमेंट सेपरेट अकॉर्डिंग टू देयर साइज थ्रू द पोर्स ऑफ एगरोस जेल, हेंस स्मॉलर द फ्रैगमेंट साइज द फादर इट मूव्स। ठीक है, यानी कि जो स्मॉलेस्ट फ्रैगमेंट साइज होगा या जो स्मॉलेस्ट डीएनए फ्रैगमेंट होगा वो क्या होगा, बेसिकली लार्ज डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, इट मूव्स द फारटेस्ट। ठीक है, चलो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 13 के दो पार्ट्स देखने मिल रहे हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। अभी भी आपको टर्म 2 के अंदर पूछा हुआ था 2021-22 ईयर के अंदर। यहाँ पर आपको बेसिकली 2021 का पेपर आपको नहीं देखने मिलेगा क्योंकि 2021 में बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल हो गए। एनीवेज क्वेश्चन देखते हैं। Given below is the stepwise schematic representation of the process of electrophoresis. Identify the alphabets representing anode and add smallest lightest DNA strand in the matrix। ठीक है, यानी सबसे पहले आपको एनोड एंड को यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है इस फिगर के अंदर, फिर आपको स्मॉलेस्ट या लाइटेस्ट डीएनए को स्ट्रैंड को आइडेंटिफाई करना है एंड आपको एग्रोस जेल को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अभी देखते हैं इसको। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज इल्यूशन। ठीक है, इल्यूजन क्या होता है, इल्यूशन। ठीक है, इल्यूजन नहीं। ठीक है, इल्यूजन एंड इल्यूशन इनमें बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ इल्यूशन इन द प्रोसेस। ठीक है, इल्यूशन का क्या इंपॉर्टेंस होता है इस पर्टिकुलर प्रोसेस में वो आपको बताना है। ठीक है, सबसे पहले अगर बात किया जाए यहाँ पर आपको एनोड एंड के बारे में बताना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली डीएनए क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि वो इस तरफ मूव कर रहे हैं दैट मीन्स वहां पर ये वाला जो एंड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखो आपको
इलेक्ट्रोफोरेसिस बताया हुआ है, ठीक है, तो वो इधर मूव कर रहे हैं, दैट मीन्स ये जो हो जाएगा दिस विल बी एनोड। अच्छा, अब ये जो आपको यहाँ पर देखने मिल रहा है ना आंसर, ये आपको एक टॉपर की आंसर शीट दिखाई हुई है, ठीक है, दिस इज द टॉपर आंसर बुक। यानी टॉपर ने किस तरीके से अपना आंसर लिखा था कि वो टॉपर बना, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, एनोड जो है वो क्या है बेसिकली, एस पॉइंट जो है, ठीक है, जो एस है वो उसको क्या कर रहा है बेसिकली, एनोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब स्मॉलेस्ट या लाइटेस्ट डीएनए स्ट्रैंड कौन सा हो जाएगा, तो स्मॉलेस्ट कौन सा हो जाएगा, मैंने आपको बताया, जो स्मॉलेस्ट होगा वो फारदेस्ट मूव करेगा, वो क्या करेगा, फारदेस्ट मूव करेगा, ठीक है। अब पी जो है वो तो सबसे पास में है, क्यू जो है वो यहाँ पर है, आर जो है वो सबसे दूर यहाँ पे हमको नजर आ रहा है। दैट मीन्स जो आर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉलेस्ट या लाइटेस्ट डीएनए स्ट्रैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। आर जो है वो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब एग्रोस जेल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वहां पर एग्रोस जेल जो है वो बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आप यहाँ पर ध्यान से देखो, एग्रोस जेल यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एग्रोस जेल यहाँ पर टी से रिप्रेजेंट हो रहा है। एग्रोस जेल किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, एग्रोस जेल जो है वो बेसिकली टी से रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है ना, इसी मैट्रिक्स के अंदर तो क्या हो रहा है बेसिकली, डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है, सॉर्ट आउट हो रहे हैं। तो टी क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एग्रोस जेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इल्यूशन क्या होता है, और इल्यूशन का इस एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है आपको वो बताना है। सो इल्यूशन क्या होता है बेसिकली, इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग आउट डीएनए, ठीक है। ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया जाता है बाय कटिंग एग्रोस जेल, ठीक है। एंड क्या किया जाता है, डीएनए को आइसोलेट किया जाता है उसके अंदर से, ठीक है। एग्रोस जेल को कट किया जाएगा एंड वहां से डीएनए को आइसोलेट किया जाएगा, उस प्रोसेस को इल्यूशन बोलते हैं। इल्यूशन का क्या इंपॉर्टेंस होता है इस प्रोसेस के अंदर, इट इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट एंड आइसोलेट डीएनए इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म, ठीक है। प्योरेस्ट फॉर्म में डीएनए को आइसोलेट करने के लिए इल्यूशन का जो प्रोसेस है वो इंपॉर्टेंट होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एज दे आर सेपरेटेड यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, क्योंकि वो क्या हो रहा है बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज करके वहां पर सेपरेट हो, ठीक है। चलो, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉन, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है, इसको देखते हैं, फिर हम लोग बाकी जो है वो अभी नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। Non-viral and non-vector methods are sometimes used to transfer genes or alien DNA into a plant cell, ठीक है। यानी कई बार क्या होता है, कुछ नॉन वायरल या नॉन वेक्टर मेथड्स जो है वो यूज किए जाते हैं ताकि जीन्स या एलियन डीएनए को प्लांट सेल के अंदर ट्रांसफर किया जाए। एक्सप्लेन वन सच मेथड यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, आपको वन ऑफ द मेथड्स को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन पूछा हुआ था टर्म 2 21-22 ईयर के अंदर, ठीक है, सेम ईयर के अंदर पूछा हुआ था। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। Several non-viral and non-vector methods are used to transfer genes or alien DNA into a plant cell. One such method for plants is the biolistic or gene gun method. यहाँ लिखा हुआ है non-vector method, यानी कि जहाँ पर वेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड ऊपर हमने पढ़ा था जीन गन के बारे में, बायोलिस्टिक्स के बारे में। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, जो सेल्स होते हैं दे आर बॉम्बार्डेड विद हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड और टंगस्टन कोटेड विद डीएनए, ठीक है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी, मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगी इसको। Although this method is suitable for plants, yet this technique is also used to insert genes into animals that promote tissue repair into cells near wounds, ठीक है। यानी कि ये टेक्निक प्लांट्स के लिए तो सूटेबल है ही, ठीक है। ये टेक्निक्स जीन्स को इंसर्ट करने के लिए यूज होती है उन एनिमल्स के अंदर भी जो टिश्यू रिपेयर को प्रमोट करते हैं इनटू सेल्स नियर वुंड्स, ठीक है, वहां पर भी ये क्या होती है बेसिकली यूजफुल होती है। दिस मेथड फेल्ड टू मेक एन इम्प्रेशन इन ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर बट मेड ग्रेट इम्पैक्ट इन द फील्ड ऑफ वैक्सीन डेवलपमेंट। यानी कि ये जो पर्टिकुलर मेथड है इसने जेनेटिक डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, वहां पर ये क्या हो गई बेसिकली, आई वुड से फेल हो गई, ठीक है, टू मेक एन इम्प्रेशन इन द ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर बट इन द फील्ड ऑफ वैक्सीन डेवलपमेंट ये जो टेक्निक है बायोलिस्टिक्स या जीन गन, इसने काफी इंपॉर्टेंट रोल वहां पर प्ले किया, ठीक है, वहां पर इसने काफी इंपॉर्टेंट रोल वहां पर प्ले किया, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, हम
ये वाला और देख लेते हैं, फिर हम लोग इसको वीडियो को रैप अप करेंगे। नेम एनी टू नेचुरल क्लोनिंग वेक्टर, गिव रीजंस दैट मेक देम एक्ट एज क्लोनिंग वेक्टर्स, राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स द इंजीनियर्ड वेक्टर आर मेड टू पोसेस। ठीक है, 2020 के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ था, आपको दो नेचुरल क्लोनिंग वेक्टर्स के नाम बताने हैं एंड आपको रीजंस बताने हैं जिनकी वजह से वो क्लोनिंग वेक्टर्स की तरह यूज होते हैं, उनकी तरह एक्ट करते हैं। आपको दो कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं किनके, जो इंजीनियर्ड वेक्टर्स होते हैं, ठीक है, उनके पास में प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब नेचुरली कॉमनली यूज्ड वेक्टर्स कौन से हो जाएंगे, टीआई प्लाज्मिड एंड इकोलाई। ठीक है, अब टीआई प्लाज्मिड कहाँ प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इन एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियंस, मैं इसको इटैलिक्स में करना भूल गई, इट इज प्रेजेंट इन एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियंस। ठीक है, क्या करता है बेसिकली, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग ट्यूमर इन प्लांट्स। ठीक है, जो टीआई प्लाज्मिड है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग ट्यूमर इन प्लांट्स। अब इसको मॉडिफाई कैसे किया जाता है, बाय रिमूविंग द ट्यूमर जीन्स एंड इंड्यूसिंग अ जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, कैसे मॉडिफाई किया जाएगा, जो ट्यूमर जीन होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है और एक जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो उसको इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है। ठीक है, इकोलाई जो होता है, इट इज यूज्ड एज अ वेक्टर विद स्मॉल पीस ऑफ फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस्ड इन इट व्हिच कैन बी यूजफुल फॉर क्लोनिंग। अब जो इकोलाई है उसको क्या किया जाता है, एज अ वेक्टर यूज किया जाता है, किस तरीके से, विद अ स्मॉल पीस ऑफ फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस्ड इन इट। ठीक है, यानी कि उसके अंदर एक फॉरेन जीन का छोटा सा पीस इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है, जो कि क्या होता है बेसिकली क्लोनिंग के लिए यूजफुल होता है। ठीक है, अब अगर इनको यूज किया जाना चाहिए तो उनके क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए, ठीक है, दे शुड हैव प्रेजेंस ऑफ ओरी। ठीक है, यानी कि वहां पर प्रेजेंस ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब ओरी क्या होती है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बट ठीक है एक बार और देख लेते हैं। इट इज अ साइट इन प्लाज्मिड वेयर इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन अकर विदाउट, ठीक है, अच्छा, विदाउट दीज साइट्स द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन कैन नॉट बी कैरीड आउट। ठीक है, क्या होता है बेसिकली, ओरी वो साइट होती है प्लाज्मिड के अंदर, ठीक है, ओराई भी बोलते हैं कई लोग इसको, मैं ओरी बोलती हूँ। ये वो साइट होती है प्लाज्मिड के अंदर जहां से रेप्लिकेशन इनिशिएशन स्टार्ट होता है। ठीक है, एंड अगर ये साइट्स प्रेजेंट नहीं होंगी तो वहां पर जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो कैरी आउट नहीं हो सकता। ठीक है, तो ओरी प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट फ्रॉम सिलेक्टेबल मार्कर्स। ठीक है, इसको भी मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। हाँ चलो, द वेक्टर्स शुड पोजेस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन टू सेलेक्ट ट्रांसफॉर्मेंट फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। यानी कि जो वेक्टर्स हैं इनके पास में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट होने चाहिए, ताकि जो ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं उनको नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से सेपरेट किया जाए या उनसे डिस्टिंग्विश किया जा सके जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्म हो जाता है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम लोग वीडियो को रैप अप करेंगे। राइट द पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इको R1 रिकॉग्नाइजेस। अभी मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ तो मैं तो दोबारा रिपीट नहीं कर रही हूँ, इसको आप लोग क्वेश्चन को देख लेना। ठीक है, एंड ये वही सेम है जो ऊपर था। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको बोला हुआ ड्रॉ द वेक्टर डीएनए एंड अ फॉरेन डीएनए शोइंग द साइट्स वेयर इको R1 हैज एक्टेड टू फॉर्म द स्टिकी एंड्स। ये भी हम लोग ऊपर देख चुके हैं, बट आप इसको देख लो अच्छा एक बारी। ये वेक्टर डीएनए, ये फॉरेन डीएनए, ठीक है। एंजाइम ने क्या किया बेसिकली, दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स को सेम साइड पे कट किया बिटवीन जी एंड ए। ठीक है, बिटवीन जी एंड ए कट किया। ठीक है, एंड वहां पर स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हुए। स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हुए, उसके बाद में जो डीएनए फ्रेगमेंट्स है वो स्टिकी एंड्स पे ज्वाइन करेंगे यूजिंग एंजाइम डीएनए लाइकेस एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, नेम द एंजाइम दैट हेल्प इन फॉर्मिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए, तो वो कौन से हो जाएंगे, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंड लाइगेस एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या कर रहे हैं बेसिकली, डीएनए स्ट्रैंड्स को कट करने में हेल्प कर रहे हैं। जो लाइगेस एंजाइम है वो वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए को ज्वाइन करने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा, काफी इजी क्वेश्चन था। ठीक है, चलो अब बाकी का जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो एंड आपको मैंने अभी तक जितना बताया वो आपको समझ में आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, देन प्लीज लाइक द वीडियो, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ताकि उनका भी थोड़ा भला हो जाए। एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है देन प्लीज डू सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग टू आवर यूट्यूब चैनल। वी विल मीट यू विद अनदर पार्ट ऑफ दिस वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग।